मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज अजमेर दौरा है। सुबह 10:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे सीएम। 11:10 पर कायड़ विश्राम स्थली पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। वहीं 11:10 से 1:40 तक किसान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। साथ ही सम्मेलन में प्रगतिशील किसानों का सम्मान भी होगा। किसानों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मौजूद रहेंगे। दोपहर 1:50 पर कायड़ विश्राम स्थली से करेंगे प्रस्थान। दोपहर 2:20 पर जयपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर 5 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन। किसान कल्याण के लिए तत्पर है राज्य सरकार। विकसित राजस्थान का आधार खुशहाल किसान। सीएम भजनलाल शर्मा देंगे किसानों को बड़ी सौगात। किसान सम्मेलन में सीएम किसान सम्मान निधि का हस्तांतरण करेंगे। दूसरी किस्त के साथ ही अन्य योजनाओं के तहत डीबीटी का हस्तांतरण किया जाएगा। 74 लाख से अधिक किसान और पशुपालकों के बैंक खातों में राशि का सीधा हस्तांतरण होगा। प्रदेश के 3,25,000 पशुपालकों को राशि हस्तांतरित करेंगे। 200 करोड़ रुपए की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से करेंगे हस्तांतरित। प्रदेश के किसानों को कृषि में नवाचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। पशुपालकों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड का वितरण भी होगा। कृषि कल्याण की अन्य योजनाओं से भी लाभ दिए जाएंगे। 15,983 किसानों को ड्रिप फव्वारा संयंत्रों के लिए राशि भी दी जाएगी। 28 करोड़ रुपए से अधिक राशि हस्तांतरित करेंगे। 17,000 से अधिक किसान को फार्म पॉन्ड, पाइपलाइन, तारबंदी, डिग्गी निर्माण, कृषि यंत्र, जैविक खाद के लिए राशि देंगे। 74 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित करेंगे। सोलर पंप स्थापना संवेदन की 80 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित होगी। पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। लाल सिंह, सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने को लेकर सरकार कई योजनाएं लेकर भी आ रही है। अब किसानों को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं यहां पर जरूर लेकर आ रही है। मुखिया की किसानों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। देखिए बेटा, बिल्कुल आज किसानों के लिए सौगात का दिन है कि भजनलाल सरकार 1 साल पूरा होने पर अजमेर में जिस स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। इस सम्मेलन में मैंने कहा था कि अलग अलग क्षेत्रों में किसानों को, अलग अलग सेक्टर में किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। सोलर के क्षेत्र में, क्योंकि सरकार का एक मकसद है कि सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। आपने देखा होगा राजस्थान में भी बड़ी संख्या में एमओयू साइन हुए सोलर के क्षेत्र में हुए हैं। क्योंकि अगर राजस्थान को आगे आत्मनिर्भर बनाना है बिजली के क्षेत्र में, तो सोलर पर फोकस करना पड़ेगा। एक बात और ये होती है, जनरली अक्सर किसानों की शिकायत होती है कि उनको दिन में बिजली नहीं मिल पाती है, रात को बिजली मिलती है। तो अगर हर किसान को सोलर ऊर्जा से हम लाभान्वित कर देंगे, समस्या से भी निजात मिल सकती है। और जो एक सपना दिखा है कि आने वाले 2027 तक राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर बने, और न केवल बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, पर राज्यों को बिजली देने की स्थिति में आए। क्योंकि अब तक हम बिजली खरीदते हैं, अगर हमें बिजली देने की स्थिति में आना है तो सबसे पहले किसानों की सोचना होगा। किसानों को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना होगा। उनको रात में नहीं बल्कि दिन में भी निर्बाध रूप से बिजली दी जा सके। इसके साथ ही तमाम जो सोलर पंप लगाए जा रहे हैं उनके लिए बिजली दी जाएगी। खाद के लिए अलग से आज पैसा डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र में किसानों को अलग अलग स्कीमों के जरिए राजस्थान सरकार किसानों को देने जा रही है। 70 लाख से अधिक किसानों को 700 करोड़ की राशि अलग अलग मदों में आज ट्रांसफर की जाएगी। जी बिल्कुल। और जाहिर है कि लाल सिंह, क्योंकि आज का दिन किसानों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, एक बड़ी सौगात जरूर इस बार मुख्यमंत्री किसानों को देने वाले हैं। कितनी और उम्मीदें किसानों को, क्योंकि 1 साल पूर्ण हो चुका है, एक बड़ी बड़ी नई उपलब्धियां सरकार के नाम भी इस बार जरूर दर्ज की जा रही है। पूरे 1 साल के अंदर जिस हिसाब से काम भी कर रही है भजनलाल सरकार, चाहे वो देखिए राइजिंग राजस्थान समिट करवाना हो या किसानों को बड़ी सौगातें देना हो, और भी ऐसी कई योजनाएं हैं लाल सिंह जो सरकार लेकर आई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए।
देर से बिल्कुल इसमें दोहराया नहीं है। सरकार विकसित राजस्थान ऐसा साकार करना है तो आपको किसानों की खुशहाली का ध्यान रखना ही होगा। युवाओं को रोजगार आपकी प्राथमिकता में होगा ही, साथ ही मजदूर हर सपने को साकार कर सके, मजदूर को भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का हक है। लिहाजा चलिए लाल सिंह, आपकी आवाज़ हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो किसानों के लिए सरकार हमेशा तत्पर है और सरकार भी पहले कह चुकी है कि ये जो 4 वर्ग है, चाहे वो मजदूर, किसान, महिला और युवा, इनको लेकर हम सजग है। भविष्य में इनके लिए और भी ज़्यादा काम करने हैं और इन्हीं की वजह से हमारा जो राजस्थान है उसका भी विकास होगा। और महाकुंभ से पहले प्रधानमंत्री मोदी का प्रयागराज दौरा है। बता दें कि सभा 12 बजे संगम स्थल पर पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 12:40 पर अक्षय वट सरस्वती कूप के दर्शन करेंगे पीएम मोदी। वहीं 2 बजे विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी गंगा पूजन कर महाकुंभ की आज शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएम मोदी संगम नोज पर पूजा अर्चना भी करेंगे। अक्षय वट और लेटी हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। महाकुंभ मेला 2025 के लिए विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, शुभारंभ करेंगे। 10 नए फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। रिवर फ्रंट रोड स्थायी घाट का उद्घाटन करेंगे। कई रेल और सड़क परियोजनाओं की भी सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं। श्रृंगवेरपुर धाम कॉरिडोर का भी शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज संविधान के 75 साल पूरे हो गए। जी हां, संविधान के 75 साल पूरे होने पर संसद में चर्चा। 14 दिसंबर को पीएम मोदी चर्चा का जवाब भी देंगे। 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा होगी। और बीजेपी ने लोकसभा के सांसदों को व्हिप जारी किया है। जी हां, संविधान पर चर्चा के लिए व्हिप जारी किया गया है। लोकसभा में राजनाथ सिंह करेंगे चर्चा की शुरुआत। राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत करेंगे अमित शाह। आज और कल के लिए बीजेपी ने व्हिप जारी किया है। तो लोकसभा में राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे, तो वहीं राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज और कल के लिए बीजेपी ने व्हिप जारी किया है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। संविधान पर चर्चा के लिए व्हिप जारी किया है। बीजेपी की तरफ से व्हिप जारी किया गया है। आज और कल के लिए जारी किया गया है। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे और वहीं राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज और कल के लिए बीजेपी ने व्हिप जारी किया। दीवार एसोसिएशन जयपुर चुनाव 2024 बार करेगी अपने 60वें अध्यक्ष महासचिव का चुनाव। प्रदेश भर में अधिवक्ताओं की 242 बार एसोसिएशन के चुनाव आज हो रहे हैं। हाईकोर्ट के सतीश चंद्र सभागार में वोटिंग जारी है। सबसे पहले चुनाव टीम के सदस्यों ने मतदान किया। विभिन्न पदों के लिए 56 प्रत्याशी हैं मैदान में। प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदाता जयपुर हाईकोर्ट बार में पंजीकृत हैं। 5,716 अधिवक्ता मतदाता के रूप में
मतदान कर रहे हैं। मतदान के लिए सतीश चंद्र सभागार में बनाए गए 55 मतदान केंद्र। अध्यक्ष पद के लिए सोमेश चंद्र शर्मा, प्रमोद गौतम, संदीप लुहाडिया, सुरेंद्र सिंह रजावत, रजनीश गौड और राजेश चौधरी मैदान में हैं। सुरक्षा के लिए 70 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात है। 22 सीसीटीवी कैमरों से चुनाव पर नजर रखी जा रही है। सुविधा के लिए सभी मतदाताओं के मोबाइल पर भी वोटर स्लिप भेजी गई है। एसोसिएशन में चुनाव शुरू हो चुके हैं। वैसे 8 बजे का समय था, लेकिन करीब आधे घंटे बाद देरी से शुरू हुआ। पहले मतदाता के रूप में अंकित किशन ने, जो कि खुद कैंडिडेट भी है, अंकित अगर बात की जाए तो वैसे तो देखिए मतदान शुरू हो चुका है। किस तरीके से चुनाव को देखते हैं? हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? आप जैसे कि इसमें प्रत्याशी भी है, लेकिन एज ए मतदाता अगर कहें, देखिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव हमारी एक कार्यकारिणी जो हमारे पूरे उच्च न्यायालय को संबोधित करती है, तो इसलिए ये चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कार्यकारिणी पूरे उच्च न्यायालय की कार्य पर निर्भर, कार्य जो चल रहा है उसको एक तरह से अच्छे से चलाने का काम करती है। तो एक स्ट्रांग कार्यकारिणी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि स्ट्रांग कार्यकारिणी नहीं होगी तो उच्च न्यायालय का जो काम है वो अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन है जो भी है वो एक वकीलों के हित में नहीं होगा। यदि कार्यकारिणी स्ट्रांग होगी तो वो वकीलों के हित में काम होगा और बहुत अच्छे से होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आज जो ये बहुत अच्छा महोत्सव है तो ये बहुत अच्छे से हो, बहुत शांति प्रिय हो और तरीके से हो। शुक्रिया अंकित। तो इस तरीके से लगभग सभी प्रत्याशियों को जो है, ये सभी प्रत्याशी जो है एज ए मतदाता के रूप में इनको अब एंट्री दी गई है। करीब आधे घंटे की देरी से ये मतदान शुरू हुआ है। आप देखेंगे कि जो सभी मतदाता के रूप में अब जो है अपना मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ प्रवेश दिया जा चुका है और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में चुनाव का जो मतदान प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। हनुमानगढ़ से खबर है। नशे के खिलाफ एसपी अरशद अली खुद मैदान में उतरे हैं। जंक्शन की खुंजा इलाके में पहुंची है 200 पुलिसकर्मियों की टीम। खुंजा इलाके में नशे के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। खुंजा इलाके में 143 अपराधियों को पुलिस ने चिन्हित किया। नशा बेच रहे तस्करों के घर पुलिस दबिश दे रही है। आज हमने जो नशे का कारोबार करते हैं, खासतौर पे जो स्मैक और हेरोइन सप्लाई करते हैं, उनमें जो सक्रिय अपराधी हैं उसमें खासतौर पे हनुमानगढ़ में ये की खुंजा कॉलोनी है। इस अकेली कॉलोनी में लगभग 143 ऐसे सक्रिय अपराधी हैं जो पहले कहीं न कहीं पकड़े गए हैं या इस धंधे में लिप्त हैं। हमने 200 पुलिसकर्मियों की टीम लगाई है, जिसमें एडिशनल एसपी भी हैं, हमारी 2 सीओज हैं और 5 हमारे इंस्पेक्टर्स हैं। टोटल हमने 12 टीमें लगाई हैं, उन सबको नामजद किया। एक एक व्यक्ति घर की तलाशी, उनकी खुद का वेरिफिकेशन, कौन कहाँ अभी क्या कर रहा है और उनके विरुद्ध कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु पाई जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ जिले में भी और जो नशे का कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ भी अभी इसी समय कार्रवाई हो रही पूरे जिले में, अभी सारी एकत्रित होने के बाद। माउंट आबू में तापमान में गिरावट देखी गई है। माउंट आबू में तापमान -1 डिग्री दर्ज किया गया है। जहां एक तरफ सैलानी मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं तो वहीं माउंट आबू में बर्फ की हल्की चादर भी देखने को मिली। पहाड़ी इलाकों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश की पर्यटन नगरी अब यहाँ पर अपने सर्दी के तीखे तेवरों में लपटी हुई नजर आ रही है। आज कई इलाकों का तापमान -5 दर्ज किया गया है। वहीं नक्की लेक और इसके आसपास के इलाकों में तापमान -1 से 2 डिग्री दर्ज किया गया है। मैदानी इलाकों में खड़ी हुई गाड़ियां और मैदानी इलाकों में जो घास पत्ते हैं उनके ऊपर अच्छी बर्फ की परत देखी जा रही है और इसी मौसम का आनंद लेने के लिए पर्यटक और सैलानी देश के विभिन्न जगह से यहाँ पर पहुँचते हैं। और आप मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ देखिए कुछ लोग गर्म नाश्ते का, चाय पेय का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ कुछ पर्यटक है, उनसे बात करते हैं कि कैसे एंजॉय करते हैं। मैडम, आज -5 टेम्परेचर, टोपी जैकेट सब लगाया है, आप कैसे देखते हैं मौसम को?
एकदम बढ़िया, बहुत ही खुशनुमा बढ़िया मौसम लग रहा है और यहाँ घूमने का भी बहुत मजा आ रहा है। और कैसे एंजॉय कर रहे हैं? ऐसे मस्त, मतलब गरम गरम चाय पीना, वॉकिंग करना, वो सब। तो ये देखिए, गर्म चाय पेय पदार्थ और मौसम के साथ में गर्म कपड़ों का आनंद लेते हुए, साथ ही आप देखेंगे कि चाय की थड़ी पर सब जो यहाँ पर्यटक आए हुए हैं वो चाय का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कहाँ से आए आप लोग? सर हम गुजरात से है, सब पूरा ग्रुप। गुजरात में आपके यहाँ कैसी सर्दी होती है और यहाँ कैसी सर्दी होती है? यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा है, टेम्परेचर काफी कैसे कम है। एंजॉय कर रहे हैं? बस अभी चाय पी के, कचौरी समोसा खा के, नाश्ता करके मस्त मजे से अब। तो ये कुछ पर्यटक हैं जो यहाँ पर मेरे साथ मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में यह सर्दी और ज्यादा तेज होगी। जैसे ही पीछे जो बादलों की छटा है वो समाप्त खत्म होगी, बादल हटते ही वापस सर्दी अपने तेवर तीखे दिखाएगी। कैमरामैन किशन दैया के साथ दीपक त्रिपाठी, सच में धड़क, माउंट आबू। और सीकर के फतेहपुर से खबर है, राजस्थान में सबसे ठंडा फतेहपुर शेखावाटी। तीसरे दिन फिर तापमान -1 डिग्री रहा। पेड़ पौधों पर बर्फ भी जमी हुई है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आज और कल शीतलहर का असर भी रहेगा। तस्वीरें आप देखें, पेड़ पौधों पर भी बर्फ जमी हुई है। लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड से दूरी पाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसलमेर के पोखरण से खबर है, जलदाय विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। पानी चालू कर सोए कुंभकर्णी नींद। जलदाय विभाग के कई कमरों में पीने का पानी भर गया। पूरे विभाग में पानी ही पानी नजर आया। शहर स्थित जलदाय विभाग तालाब में तब्दील हो गया है। वहीं आमजन को सर्दियों में 10 दिन तक पीने का पानी नहीं मिल पाएगा। और विश्व व्याख्यात स्वर्ण नगरी जैसलमेर में पर्यटन सीजन में हवाई सेवाओं का किराया आसमान छू रहा है। शुरुआती दिनों में जैसलमेर से दिल्ली की फ्लाइट का किराया मात्र 5,000 रुपये था, लेकिन अब पर्यटन सीजन में इसका किराया बढ़कर 17 से 19,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक इसी तरह मुंबई से जैसलमेर का किराया पहले 8,000 से 10,000 रुपये प्रति यात्री था, लेकिन अब इसे भी बढ़ाकर 26,000 कर दिया गया है। वहीं जैसलमेर से जयपुर का किराया 5,000 से 15,000 रुपये कर दिया गया। इस स्थिति में यात्रियों को जैसलमेर आने व बड़े शहरों तक हवाई सफर करना महंगा हो गया है। देखा जाए तो पर्यटन सीजन में फ्लाइट महंगी हो गई है। पहले वैसे हमारे सीमावर्ती जैसलमेर जिले में कई सालों से एयरपोर्ट बना हुआ था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने फ्लाइटें चालू नहीं की थी। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी की जैसे मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने जैसलमेर को बहुत बड़ी सौगात दी, हवाई सेवा शुरू की। विशेष तौर से बीच में कई टाइम हवाई सेवाएं कमी हुई थी, तो हमारे यहाँ होटलों वालों ने MOU करके लंबी फ्लाइटें चलाई थी। लेकिन जो जयपुर और दिल्ली और बॉम्बे हमारे 3 फ्लाइटें चलती हैं इंडिगो की, तो उसमें कहीं ना कहीं किराए में बहुत भारी बढ़ोतरी है। आम टूरिस्ट में भी फर्क पड़ता है। तो विशेष तौर से मैं भी अभी हमारे स्थानीय विधायक है और हमारे केंद्रीय मंत्री जी है और जो फ्लाइटों की जो उनकी कंपनियां हैं उनसे भी हम बात करेंगे। वैसे हमारी थोड़े दिन बाद एयरपोर्ट कमेटी की मीटिंग भी है, मीटिंग में भी हम ये मुद्दा उठाएंगे और विशेष तौर से हम ये बात करना चाहते हैं कि हवाई कंपनियों ने जो किराया जानबूझ के मनमानी करके जो बढ़ाया है, उसमें कहीं ना कहीं किराया कम होना चाहिए। इस बार सिर्फ जैसलमेर के टूरिज्म में ही बूम नहीं आया है, इंडिगो के फ्लाइट रेट्स में भी बूम आया है। देखा जाए तो इस बार जो फ्लाइट्स हैं ओनली इंडिगो ऑपरेट कर रहा है, स्पाइसजेट तो नहीं है दूर दूर भी। तो इंडिगो के फेयर्स में भी देखा जाए तो जो एक्सपेक्टेड फेयर्स होने चाहिए कुछ सेक्टर्स, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम जयपुर के लिए, तो 5-6 हज़ार रुपये, लेकिन आज की तारीख में 15-15 हज़ार, 16-16 हज़ार कई डेट्स में ये देखे गए हैं, स्पेशली दिसंबर मंथ्स में। तो ये हाइक देखते हुए एक तो पॉजिटिविटी आती है कि इतनी अच्छी डिमांड है जैसलमेर के लिए कि रेट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, मतलब हाई चल रहे हैं। सेकेंडली ऐसे भी लगता है कि जो लोकल लाइट्स है उनमें थोड़ी सी निराशा भी देखी गई है कि यार इतना हाई सेगमेंट हम तो हमारे लिए तो बहुत आउट ऑफ बजट भी है, हम इतना पे भी नहीं कर पाते। सबसे पहले वैसे खबर अलवर के खेड़ली से है, जहां कठुमर खेड़ली क्षेत्र में अनगिनत बोरवेल और खुले हुए कुएं हैं, लेकिन अब तक इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं गया है। ग्राम पंचायत गारों में सड़क किनारे सूखी
कुएं खुले पड़े हैं, लेकिन अब प्रशासन की अनदेखी और लापरवाही साफ नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में धान और शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पेपर आज से वितरित किए जाएंगे। मालवीय नगर स्कूल से दिए जाएंगे CBEO को पेपर। हालांकि अभी भी नहीं पहुंचे हैं पूरी परीक्षाओं के पेपर। पूरे पेपर में एक साथ ही रही समान प्रश्न पत्र परीक्षा में देखने को मिल रही है। अव्यवस्थाएं, एक दिन लेट पेपर पहुंचने से गड़बड़ा सकती है परीक्षा व्यवस्था। तो पेपर लेट पहुंच रहे हैं और इसको लेकर गड़बड़ी भी हो सकती है।